डॉक्टर मुनज़्ज़म रहमान है और आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अक्सर लोग इसके बारे में पूछते हैं। तो जनाब आज हम बात करेंगे एलर्जी के बारे में। एलर्जी क्या होती है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एलर्जी कॉज कर सकती हैं और किस तरह से हम उनको कम कर सकते हैं, उनको अवॉइड कर सकते हैं। और फिर अगर आपको किसी ख़ास चीज़ से, किसी मखसूस चीज़ से एलर्जी है तो आप किस तरह से उसको ट्रीट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। तो ये तमाम आज की वीडियो में शामिल है। एलर्जी जनाब, जब हम एलर्जी की बात करते हैं तो ये बेसिक से एक कंट्री की फ़ौज होती है। एलर्जी जो है उसी तरह से हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज़्म है, हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। जैसे एक कंट्री की फ़ौज होती है और वो कोई भी बैरूनी हमला आवर जब आता है तो आपकी फ़ौज, आपकी आर्मी जो है वो आपको डिफेंड करती है और आपको बैरूनी हमला आवरों से बचाती है। और जितनी तगड़ी आपकी फ़ौज होगी उतनी ही जो है आप ऐसे जो आउटसाइडर इन्वेडर्स होंगे या जो बैरूनी हमला आवर होंगे उनसे महफूज रहेंगी। तो बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म का जो निज़ाम बनाया है उसका भी एक डिफेंस मैकेनिज़्म बनाया है। वो डिफेंस मैकेनिज़्म जो है वो ऐसी किसी भी सूरत में जब आपके जिस्म के अंदर कोई भी ऐसी फ़ॉरेन चीज़ आती है, फ़ॉरेन बॉडी है, कोई भी ऐसा फ़ॉरेन फैक्टर है, जब वो आपके जिस्म के ऊपर हमला आवर होता है तो फिर आपकी बॉडी उसको रिकग्नाइज़ करती है और फिर वो ऐसे केमिकल्स पैदा करती है जो कि आपको उस एलर्जन से बचाते हैं। तो जनाब ये एलर्जेंस मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पैथोजेंस भी हो सकते हैं, जैसा कि बैक्टीरिया या वायरस भी हो सकते हैं। फिर बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स से, जैसा कि आप देखें कि कुछ लोगों को पोलन एलर्जी होती है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो आपके दरख्तों से निकलने वाले पोलन से वो कुछ लोगों को जब मौसम चेंज होता है तो पोलन काउंट बढ़ता है तो लोगों को एलर्जी के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। फिर इसी तरह से कुछ लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है और पेट्स या मुख्तलिफ़ किस्म के जो पालतू जानवर होते हैं उनके फ़र के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी टिक्स, माइट्स और खटमल वगैरह पाए जाते हैं जिससे लोगों को एलर्जी होती है। फिर इसी तरह कुछ लोगों को फूड एलर्जीज़ होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाएँ जैसे गोश्त, दूध वगैरह, मछली, इस तरह की एलर्जीज़ भी लोगों में हो सकती हैं। तो एलर्जी की बहुत सारी मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं। ये एलर्जी जो है ये बेसिकली एक मौरूसी बीमारी है या जेनेटिक तौर पर जो है आप में मुंतकिल होती है। आपके पेरेंट्स से आप इसके जीन्स हासिल करते हैं और ख़ास तौर पे अगर आपकी फैमिली में किसी को एलर्जी की प्रॉब्लम है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको भी एलर्जी हो सकती है। जनाब जब एलर्जी होती है तो मैकेनिज़्म या उसका तरीका क्या है कि आपके जिस्म के अंदर जो बी लिम्फोसाइट्स या टी सेल्स पाए जाते हैं उनके अंदर कुछ एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाती हैं। वो एंटीबॉडीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं जो कि IgE एंटीबॉडी होती है और ये IgE एंटीबॉडी फिर आपकी जिस्म के अंदर एक केमिकल पैदा करती है। ये उन सेल्स के साथ अटैच हो जाती है और एक केमिकल पैदा होता है जिसको हिस्टामिन कहा जाता है। जब हिस्टामिन पैदा होता है तो फिर आपके जिस्म के अंदर अलामात ज़ाहिर होती हैं, एलर्जी के सिम्टम्स आ सकते हैं जो कि मुख्तलिफ हो सकते हैं, जो कि माइल्ड भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर या शदीद भी हो सकते हैं। माइल्ड सिम्टम में आपको इचिंग हो सकती है, हारिश होती है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर हारिश होती है, आँखों में हारिश हो सकती है, आँखें लाल हो जाती हैं या चेहरा जो है वो भी लाल या सुर्ख हो सकता है। और फिर कुछ लोगों में रनिंग नोज़ होती है, यानी कि नाक बहना शुरू हो जाती है, खांसी होती है, छींकें आती हैं, गला भी ख़राब हो सकता है और कई दफ़ा रैश भी हो जाता है, यानी कि जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर मुख्तलिफ़ किस्म के दाने निकल सकते हैं जो कि पिंक हो सकते हैं, लाल भी हो सकते हैं, पर्पल, इस तरह के मुख्तलिफ़ कलर्स के दाने जो है वो भी हो सकते हैं, यानी आपको जो है वो रैश हो सकता है। तो ये एलर्जी के मुख्तलिफ़ अलामात हैं और अगर ये अलामात बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए या बहुत ज़्यादा एक शदीद नौयत इख्तियार कर लें तो फिर आगे जाकर ये आपके सिस्टम्स को भी इफ़ेक्ट करते हैं। और फिर होता क्या है कि हमारी जो खून की रगें हैं, ये शरियानें हैं या जो आपकी आर्टरीज़ हैं या जो आपकी खून की शरियानें हैं वो फैलना शुरू हो जाती हैं और उससे आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाता है और फिर ये एक बहुत सीरियस कंडीशन होती है और ये एलर्जी की एक सीवियर फॉर्म है जिसको एनाफाइलेक्सिस कहा जाता है। एनाफाइलेक्सिस एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, यानी कि ये खुदा ना खास्ता अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये मरीज़ की जान भी जा सकती है। इसलिए इसको बर वक्त मैनेज करना और इसकी एमरजेंसी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है।
پھر جناب جب الرجی آپ کو ہو تو پھر آپ کو اگر اس حد تک شدید ہے تو پھر آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، اور آپ سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ آپ کو کس چیز سے الرجی ہے۔ جو بھی الرجن ہے اس کو اوائڈ کریں، اس کے ساتھ ایکسپوجر کم سے کم کر دیں، اور اس چیز کو یا اس الرجن کو اوائڈ کریں، یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے۔ پھر بھی اگر آپ کی الرجی ریلیو نہیں ہو رہی، آپ کو ریلیو نہیں مل رہا، تو پھر ضرورت ہے کہ آپ کسی بھی کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور پھر اس کو اپنی ہسٹری کمپلیٹلی بتائیں اور ڈیٹیل معائنہ بھی کروائیں اور اپنے سمٹمز علامات اس کو بتائیں۔ پھر وہ آپ کی کچھ ٹیسٹ ایڈوائز کریں گے، جس میں آپ کا اسکن پرک ٹیسٹ ہو سکتا ہے، اس کے اندر تھوڑی سی مقدار الرجن کے آپ کے جسم کے اندر داخل کی جاتی ہے اور پھر آپ کا اس کا ریئیکشن دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کے امیونوگلوبولن IgE لیولز چیک کیے جاتے ہیں، اور کچھ بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کرنے کے بعد ڈاکٹر آپ کو دوا تجویز کریں گے، جو کہ اینٹی ہسٹامین بھی ہو سکتی ہے اور کورٹیکوسٹیرائڈس ہو سکتے ہیں، اور اس طرح ہمارے پاس بہت سارے ڈرگز میں آپشنز اویلیبل ہیں۔ لیکن الرجی کی میڈیسن لینے سے پہلے آپ کو اگر آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں، آپ دماغ کے کسی عارضے میں مبتلا ہیں، یا اگر کوئی اور سیریس بیماری ہے آپ کو، تو پھر آپ اینٹی الرجی خود سے نہ لیں، بلکہ آپ ڈاکٹر کے مشورے سے پراپر اس کے ساتھ جو اس کی ہسٹری ڈسکس کرنے کے بعد آپ اسے دوا تجویز کروا سکتے ہیں اور اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ الرجی جو ہے کیونکہ وہ فیملیز میں رن کرتی ہے، تو اس کو مکمل طور پر تو ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم ان فیکٹرز کو یا جن چیزوں سے الرجی ہے یا جو الرجنس ہے، الرجی کازنگ ایجنٹس جو ہیں، ان کو کم کر کے، ان کو منیمائز کر کے آپ کافی حد تک اس پہ قابو پا سکتے ہیں۔ اور ایک نیو ریسرچ جو کہ ابھی دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب جو لوگ بہت زیادہ ایکسٹرا اسٹیرائل انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، جیسا کہ بہت ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جو کہ ترقی یافتہ ممالک میں، جہاں پہ لوگوں کا لائف اسٹائل بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہے اور وہ بہت زیادہ صاف ستھرے، حد سے زیادہ صاف ستھرے انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، ان میں بھی الرجی بہت کامن ہوتی ہے۔ تو جو کیونکہ ہمارے یہاں لوگ ذرا رف اینڈ ٹف ہوتے ہیں اور اتنا زیادہ ہماری ہیلتھ کنڈیشنز بھی اتنی اس طرح سے سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہیں، تو ہمارے یہاں الرجی اس طرح سے اتنی زیادہ کامن نہیں ہے۔ لیکن بہرحال پھر بھی بہت سارے لوگ جو الرجی کا شکار ہوتے ہیں، تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ آپ اس کو ٹائملی ڈائگنوز کریں اور پراپرلی اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں۔ آئی ہوپ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ڈاکٹر منزہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ آپ اگر مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل ہیلتھ بائی ڈاکٹر منزہ کو سبسکرائب کیجیے، اسے لائک اور شیئر کیجیے اور کامنٹ بھی کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔